हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ज़मज़म ग्राफी। गुजरात फाइल्स पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकिशाफ, इस किताब का सिलसिला जारी है। 7 अबवाब मुकम्मल हो चुके हैं और 8वें बाब की एक किस्त भी आ चुकी है। आइए शुरू करते हैं। खुशी से चहकते हुए उसने कहा कि मैथिली, तुम्हें अखबार में शाये निहायत काबिल एहतराम दानिश्वर सुहेल सेठ का ये कालम ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसने अच्छी तैयारी कर रखी थी। उसके पास उन तमाम मज़ामीन के नुस्खे मौजूद थे जिनमें मोदी की तारीफ़ की गई थी। उसके पास इंडिया टुडे का वो शुमारा भी मौजूद था जिसमें मोदी की तारीफ में देवबंद के मौलाना वस्तानवी का बयान छपा था। ये वही बयान है जिसके बारे में वस्तानवी ने बाद में कहा था कि उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। पांडे के पास सुहेल सेठ की कालम के कम से कम 12 नुस्खे मौजूद थे, यानी 12 कापियां मौजूद थी, जिसमें से एक नुस्खा उसने मुझे भी दिया। पांडे ने मजीद कहा कि अगर फिल्म अमेरिका के गुजरातियों की बनाई जा रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी को तुमसे बात करके खुशी होगी। मुझे बताना, मैं उनसे मुलाकात तय करवा दूंगा। मैंने किसी जोश और खरोश का इजहार नहीं किया, बस इतना कहा कि हर वो शख्स जिनसे पांडे मिलने को कहेगा मैं उससे मिल लूंगी, क्योंकि वो गुजरात के सबसे हुनरमंद आदमी लगते हैं और फिल्म साजी के बारे में मुझे उनकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। ये सुनकर पांडे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बाद में कैंटीन में 20 रुपए वाला खाना खाते वक्त मैंने माइक से कहा कि हमारा साबिका प्यादों से नहीं पड़ा है। अपनी प्लेट पर पड़ा फ्राई पापड़ मैंने माइक को दे दिया, जो उसे बहुत पसंद था। फिर मैंने माइक से बताया कि तहलका में काम करने वाले मेरे एक रफीक कार ने माजी में गुजरात में एक खुफिया तफ्तीश की थी, खोजी पत्रकार बनकर चुप छुप कर छानबीन की थी, लेकिन वो खुफिया तफ्तीश ठगों और फसादियों के साथ हुई थी। लेकिन हमारा साबिका जो हमारा पाला पड़ा है वो ज़हीन और होशियार लोगों से पड़ रहा है, इसलिए जो हद तय की गई है उसके बारे में बेहद पुरएतमाद और मुतमईन रहने की ज़रूरत है। माइक ने चुटकी लेते हुए कहा कि खुफिया तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हम एक फिल्म का मुसव्वदा लिखेंगे, यानी एक रफ कापी लिखेंगे। इस पर हम दोनों हंस पड़े। जब पीसी पांडे से हमारे मुलाकात का सिलसिला जारी था, उसी दौरान रायगार, अशोक नारायण और माया कोडनानी के साथ भी हम मुलाकात कर रहे थे और हमने सबको बता दिया था कि हम दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। एक रोज जब मैं पीसी पांडे से मुलाकात के लिए उसके बंगले पर जा रही थी तो मैं बाल बच गई, क्योंकि जो ही उसके घर के करीब पहुंची तो देखा कि एक अफसर का अर्दली, जो मुझे राना अय्यूब के तौर पर जानता था, पांडे के घर से सिर्फ 3 घर दूर एक बंगले से बाहर आ रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे घुंघराले बाल, जिसकी वजह से मैं आसानी से पहचान ली जाती हूँ, उस रोज ठीक से बंधे हुए थे और रूमाल से तकरीबन मेरा आधा चेहरा ढका हुआ था। मेरा इस्तकबाल करने के लिए पांडे दरवाजे पर मौजूद था। पसीने कतरे मेरी पेशानी पर जाहिर हो रहे थे और लुढ़कते हुए मेरे रुखसार तक पहुंच गए, यानी गाल तक पहुंच गए। मेरे जिस्म की हरारत बढ़ गई थी, जिस्म का टेम्परेचर बढ़ गया। पांडे को अंदाजा हो गया कि मुझे पसीना आ रहा है और मेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है। बंगले में दाखिल होते वक्त उसने पूछा, मैथिली तुम ठीक तो हो? मैंने जवाब दिया, हाँ सर मैं ठीक हूँ, लेकिन उस खौफ से मैं अभी बाहर नहीं आ पाई थी कि एक मिनट पहले मेरा पर्दा तकरीबन फाश हो चुका था। मैंने धीमी आवाज से कहा कि शायद मौसम के बदलाव की वजह से मुझे बुखार हो गया है। पांडे ने मुझे फौरन बिठाया, अपनी खादिमा से मेरे लिए एक कप काफी बनाने को कहा और खुद अपने कमरे में जाकर मेडिकल किट ले आया। उसने थर्मामीटर मुझे अपनी जबान के नीचे दबाने को कहा। मैं कांप रही थी। उसने मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन मैंने कहकर इनकार कर दिया कि यह आम बात है। थर्मामीटर 99 डिग्री बुखार दिखा रहा था। उसने मुझे एक बिस्किट दिया, उसके बाद काफ़ी पेश की और फिर इसरार करके बुखार कम करने वाली दवाई खिलाई। अब मैं बेहतर महसूस कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर मिसेस पांडे के बारे में दरियाफ्त किया, जो चंद मिनटों के बाद ही अंदर आ गई थी। थोड़ी देर बाद पांडे ने अपने भाई के साथ फोन पर गुफ्तगू की, जिससे अंदाजा हुआ कि वो अपने रिश्तेदारों या किसी और के साथ नेपाल जाने का मंसूबा बना रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अपने काम के लिए वक्त बहुत कम बचा है। वो साल के आखिर के वक्फे के दौरान, यानी साल के आखिर में काठमांडू की ज़ियारत का इरादा कर रहा है, काठमांडू की विजिटिंग का इरादा कर रहा है। उसने मुझे मुल्क के बाद अच्छे मकामात के बारे में बताया और मशवरा दिया कि नए साल की शाम में उनको ज़रूर देखूं।
میں نے اس بات میں یعنی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک دن ہم گجرات میں ہندو مسلم تفریق پر بحث کر رہے تھے تو پانڈے نے بتایا کہ اس کا ایک مسلمان دوست ہے جو وکیل ہے اور اکثر اس سے گھر آتا رہتا ہے۔ اس دن کے بعد سے جب بھی میں پانڈے کے گھر بیٹھتی تو مجھے تشویش ہونے لگتی، کیونکہ احمد آباد کے اس وکیل سے میں واقف تھی، یعنی اس کو جانتی تھی۔ اس سے میری ملاقات کئی ایسے تعزیری مقدموں کے سلسلے میں ہو چکی تھی جن کی وہ پیروی کر رہا تھا۔ میرے اعصاب میں ہلچل مچی ہوئی تھی، یعنی میرے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پھر بھی آئندہ مہینوں میں پی سی پانڈے کے ساتھ گفتگو آسانی سے چل